Hello students, my name is Suman Ahlawat and I welcome you all to my YouTube channel जिसका नाम है डिफेंस टू कैम अकेडमी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट की है क्लास 10th की बायोलॉजी, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। और इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हमने जो हमारा पहला टॉपिक है यानी कि न्यूट्रिशन, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। और न्यूट्रिशन का भी हमारी प्रीवियस क्लास में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सॉरी स्टूडेंट, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने जो जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, रफेज, इवन द वाटर। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के हमने टाइप्स किए थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। पहले हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक के बारे में, यानी कि वो न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे ग्रीन प्लांट या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है लीव्स में। लीव्स में कहाँ पे? मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। इट हैज इट्स ओन डीएनए, राइबोसोम एंड प्रोटीन एंड इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेज होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। तो कल मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम पार्ट में और डार्क रिएक्शन होती है उसके स्ट्रोमा पार्ट में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, प्रोटॉन बनते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है इनटू द एटमॉस्फेयर और इन्हीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके एसिमिलेटरी पावर यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच को बनाया जाता है। और यही एटीपी और एनएडीपीएच जो है कार्बन डाइऑक्साइड और आरयूबीपी नाम की एंजाइम के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट मेल्विन केल्विन। ठीक है, इतना हमने कर लिया था। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस? टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड वाटर। ठीक है, और फिर एंड में हमने क्या था? स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट में ये स्टोमेटा गार्ड सेल्स होते हैं डम्बेल शेप के और डाइकॉट में ये होते हैं बीन शेप के। ठीक है, चलिए, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम पढ़ेंगे कौन से टॉपिक के बारे में बच्चों? आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबको पता है कि द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से खाना जो लेता है, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सॉरी, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का मीनिंग कल मैंने बताया था डिफरेंट, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए उसे हम कहते हैं, उस न्यूट्रिशन को, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे इसको? द न्यूट्रिशन इन विच an organism depends on others, जो दूसरों पे डिपेंड करे अपने फूड के लिए, उसे हम ऐसे न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं ना बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स या फिर आप इनको कंज्यूमर भी कह सकते हो। कंज्यूमर्स भी आप इनको कह सकते हो। कंज्यूमर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, जो हमने फूड चेन में पढ़ रखा है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स
ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? बताओ जरा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के होते हैं 3 टाइप। सबसे पहला हम करेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करेंगे। दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्या कंज्यूम करेगा? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा डेड और डिकेइंग मैटर। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल मशरूम। मशरूम इसका एग्जाम्पल हो गया। वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करता है, वो डेड और डिकेइंग मैटर खाता है। होता क्या है, अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ही इनके आसपास डेड और डिकेइंग मैटर पड़ा होता है। ये क्या करते हैं? अपने फूड के ऊपर डाइजेस्टिव जूस को रिलीज कर देते हैं। इस डाइजेस्टिव जूस में होती है एंजाइम जो कि फूड को डाइजेस्ट करके और इसको मिक्स कर देती है सॉइल में, और फिर सॉइल से मशरूम जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने होस्ट पर डिपेंड करता है, और होस्ट आपका डेड नहीं होना चाहिए, होस्ट आपका अलाइव यानी कि जिंदा होना चाहिए, ठीक है। तो अपने होस्ट की बॉडी के तो ऊपर रहेगा, चिपका रहेगा बॉडी से, या बॉडी के अंदर रहेगा, और जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, उसका वो पार्ट एक पार्ट अपने लिए यूज करता रहेगा, ठीक है। अब पैरासाइट तो आपके कुछ भी हो सकते हैं। पैरासाइट्स तो आपके जो है कुछ भी हो सकते हैं। प्लांट पैरासाइट भी हो सकते हैं, एनिमल पैरासाइट भी हो सकते हैं। देयर कैन बी प्लांट पैरासाइट्स ऑल्सो। प्लांट पैरासाइट एग्जाम्पल कैस्क्यूटा, इसको अमरबेल भी कहा जाता है, ठीक है। अमरबेल जो होती है ये एक पेड़ के बाहर लिपट जाता है और उसका न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। पैरासाइट आपका एनिमल भी हो सकता है, एनिमल पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि टेपवर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, लाइस हो गया, टिक्स हो गया, एक्सेट्रा। ये पैरासाइट है, एनिमल पैरासाइट है, ठीक है। और क्या कैटेगरीज होंगी पैरासाइट की? पैरासाइट्स कैन बी एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट आपके 2 टाइप्स के होते हैं कि वो बॉडी के ऊपर है या बॉडी के अंदर है। तो कितने टाइप होते हैं पैरासाइट के? एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में क्या होगा? एक्टो का मतलब क्या होता है? यानी कि आउटसाइड द बॉडी, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर होते हैं बच्चों। जैसे कि लाइस हो गया, टिक्स हो गया, ये बॉडी के ऊपर रहते हैं ना। लाइस सिर की जुए होते हैं, हमारे स्कैल्प में रहते हैं, ठीक है, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे न्यूट्रिशन जो है डिराइव करते रहते हैं अपने खुद के लिए। अच्छा, कुछ पैरासाइट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इनसाइड द बॉडी। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। जैसे कि टेपवर्म हो गया, लीवर फ्लूक हो गया, ठीक है। टेपवर्म, लीवर फ्लूक, ये एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट के, बॉडी के अंदर रहते हैं। टेपवर्म तो काफी मीटर तक लंबा हो सकता है, और ये एक इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, ह्यूमंस की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, और वहां से जो है न्यूट्रिशन को डिराइव करता रहता है, ठीक है। ओके, तो एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट हमने कर लिया। तीसरा जो हमने न्यूट्रिशन पढ़ा है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन में खास बात क्या है?
कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, और कैसे कन्वर्ट करोगे? सीधी सी बात है, डाइजेशन करके, उसको पचा के। जो आप खाना खाते हो ना वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, सब कुछ होता है उसमें, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, फैट, विटामिन सब कुछ मिक्सअप होते हैं, और बॉडी के अंदर जाके हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर डालते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सबको अलग अलग कर डालते हैं। और सिर्फ अलग अलग नहीं, हम इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बॉडी हमारी इसको यूज कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, एसिमिलेट कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। इट कैन एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स या कंज्यूमर। देन इट इज ऑफ 3 टाइप्स। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जहाँ पे डेड और डिकेइंग मैटर कंज्यूम किया जाता है, एग्जाम्पल मशरूम हो गया। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जहाँ पे लाइव होस्ट पे डिपेंड किया जाता है। प्लांट पैरासाइट अलग होते हैं, एनिमल पैरासाइट अलग होते हैं। बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर है तो एंडोपैरासाइट। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन जहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को सिंपल फॉर्म ऑफ फूड में कन्वर्ट कर डालते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेन अभी टॉपिक है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसको हम पढ़ेंगे पहले अमीबा में और फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में। ठीक है बच्चों, तो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे चैनल पे क्लास 12th कंप्लीट बायोलॉजी और क्लास 9th कंप्लीट बायोलॉजी के वीडियोस हैं। आप में से अगर कोई भी 12th क्लास में है, 9th क्लास में है, जिनके भाई बहन 12th में, 11th में, 9th में है, तो वो हमारे चैनल पे जाके बायोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक पे क्लिक करना है, जिसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक वैसे ही अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो भी आपको हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका नाम है डिफेंस टू कैम्प। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, क्या होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन? जहां पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, इतना हो गया, आगे करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, कितने स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के? बताओ मुझे। 5 स्टेप्स होते हैं बच्चों, 5 स्टेप्स होते हैं। कौन से 5 स्टेप्स? सबसे पहला होगा इंजेशन, सेकंड होगा डाइजेशन, थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होगा एसिमिलेशन और फिफ्थ होगा इजेक्शन। ठीक है, दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इन द बॉडी। ठीक है, खाने को बॉडी के अंदर लेके जाना, हम तो माउथ के थ्रू लेके जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं इनटेक ऑफ फूड के लिए, तो इनटेक ऑफ फूड दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। ठीक है, डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? यहां पे होगा एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, यहाँ पे जो खाना आपका डाइजेस्ट हो चुका है ना उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको आपकी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है ताकि हमारी बॉडी अपना ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके,
अगर कोई बॉर्न आउट सेल है उनको रिपेयर कर सके, ठीक है। एसिमिलेशन का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली रेस्पिरेशन में आता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेल के अंदर जो फूड है उससे हम एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या फिर विथआउट ऑक्सीजन ऑल्सो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ या फिर बिना ऑक्सीजन के भी एसिमिलेशन होता है, यानी कि जो फूड हमारे सेल में स्टोर है उससे एनर्जी डिराइव करना, ठीक है। इजेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। सारा खाना थोड़ा ना डाइजेस्ट हो पाता है, थोड़ा बहुत तो बच भी जाता है। उस बचे हुए खाने को अपने बॉडी में स्टोर करके क्या करोगे, वो तो जहर ही बनेगा, बीमारियां करेगा, तो बॉडी के बाहर निकालना है ना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। समझ में आ गया। तो 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। हो गया क्लियर बच्चों इतना? चलिए ठीक है, इजी है ये। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। पहले हम सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं भाई। अमीबा भी ना होलोजोइक न्यूट्रिशन करती है, वो भले ही सिंगल सेल है पर है तो वो यूकैरियोटिक हमारी तरह, वो तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगी, करते हैं, ठीक है। अब अमीबा में सबसे पहली बात करते हैं इंजेक्शन की, पहले लिख लेते हैं बाद में डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। इंजेक्शन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। एक बार लिख लेते हैं ना, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। इंजेक्शन हो गया। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स रिलीज्ड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे करेगी अमीबा, बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन। फोर्थ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कैसे करेगी अमीबा, भाई सीधी सी बात है, अपने फूड को वो यूज करेगी ना ताकि वो खुद का ग्रोथ कर सके, अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर सके, बाइनरी फ्यूजन कर सके, और कभी कभार वो मल्टीपल फ्यूजन भी करती है, ठीक है। इसके बाद इजेशन। इजेशन कैसे होगा बच्चों, वो भी होगा थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो अमीबा की शेप कैसी होती है, इररेगुलर शेप होती है ना, इट हैज इररेगुलर शेप। देखो अमीबा जो है ना, चलने के लिए और फूड कैप्चर करने के लिए, लोकोमोशन एंड फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड, वो सूडोपोडिया बनाती है। सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, जब इसको लोकोमोशन करना हो या फूड को कैप्चर करना हो तब ये सूडोपोडिया बनाती है, ठीक है। चलिए यहां पे मैंने बनाई अमीबा, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। और एक चीज और, रेड मार्कर का यूज करते हैं। यहां पे मैंने बना दिया एक फूड पार्टिकल, ये इसे खाना है। क्या खाती है अमीबा, जो दूसरी बैक्टीरियाज होती हैं, पैरामीशियम वगैरह होते हैं, इनको खा जाती है, ठीक है। अभी इसका फूड पार्टिकल हो गया। अब अमीबा को सेंस हो गया कि मेरे आसपास फूड पार्टिकल है, सबसे पहले वो सूडोपोडिया बना के उसके पास मूव करेगी, और फिर इसी सूडोपोडिया की मदद से वो इस फूड को एनगल्फ भी कर लेती है, ऐसे ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसी पार्ट को हम कहते हैं सूडोपोडिया। इसी को हम कहते हैं सूडोपोडिया। ये फॉल्स फिट होती है जो कि फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब फूड इसके अंदर आ गया, बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है यहाँ पे फूड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट डायग्राम में क्या होगा, ये आपकी सिंपल अमीबा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब जो है फूड पार्टिकल बिल्कुल इसके अंदर आ चुका है बच्चों,
फूड आपका यहाँ पे आ चुका है, तो सूडोपोडिया गायब हो गया। जब फूड, देखो यहाँ फिर से बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। जब फूड इसके बिल्कुल अंदर आ जाता है ना, जब फूड इसके अंदर आ जाता है तो ये सूडोपोडिया भी जो है गायब हो जाता है। ये नॉर्मल अपनी शेप में आ जाती है, इरेगुलर शेप में आ जाती है, ठीक है बच्चों। ओके, ये हो गया हमारा। अब जैसे ही फूड जो है अमीबा के अंदर आता है, फूड के बाहर एक फूड वैक्यूल बन जाता है। इस फूड के बाहर एक फूड वैक्यूल बन जाता है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसको फूड वैक्यूल कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये जो साइटोप्लाज्म मैंने यहाँ पे बनाया है, ये साइटोप्लाज्म कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेगा। ये एंजाइम फूड वैक्यूल के अंदर चली जाएंगी, एंटर हो जाएंगी और फूड वैक्यूल को डिसॉल्व कर देंगी, हटा देंगी पूरा, और फिर ये एंजाइम फूड पे एक्ट करेंगी और उसको डाइजेस्ट कर देंगी, ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म विल रिलीज द एंजाइम एंड द एंजाइम विल एंटर इनसाइड द फूड वैक्यूल, ठीक है। जिसका नतीजा क्या होगा कि फूड वैक्यूल तो हो गया डिसअपीयर, और जो एंजाइम्स हैं अब वो फूड पे एक्ट करेंगी और फूड को क्या करेंगी, डाइजेस्ट कर देंगी, कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देती। हो गया डाइजेशन, ठीक है। अगला डायग्राम बनाते हैं, देखो अब यही आपकी अमीबा है, यहाँ पे कोई फूड वैक्यूल नहीं है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, और फूड का तो भाई डाइजेशन तो हो चुका है, ठीक है। अब अमीबा क्या करेगी, अपने इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब तो करेगी। छोटा सा सेल है, सिंगल सेल है, विजिबल भी नहीं है नेकेड आई से, वी कैन नॉट सी। तो अमीबा क्या करेगी, ज्यादा यहाँ पे कोई हाई फाई मेथड तो यूज करेगी नहीं। अमीबा बस सिंपल सा डिफ्यूजन का मेथड यूज कर देगी। व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना। अब यहाँ पे मान लो कि खाना आपका डाइजेस्ट हो गया और यहाँ पे आपका फूड है, यहाँ पे सारा फूड पड़ा हुआ है, यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद, तो यहाँ पे तो फूड का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, बाकी पूरी बॉडी में तो कहीं फूड है ही नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो धीरे धीरे फूड जो है इसकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, पूरा स्प्रेड हो गया हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, कर दिया इसने तो एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एसिमिलेशन, अब अमीबा क्या करेगी, अपने डाइजेस्ट हुए फूड को अपने खुद के लिए यूज करेगी, वो अपना ग्रोथ करेगी, अपनी डेवलपमेंट करेगी, अपना रिप्रोडक्शन करेगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। बिकॉज इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसीलिए कहा जाता है देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। डेथ ही नहीं होती नेचुरली, जब इनको लगे कि कुछ होने वाला है हमारे साथ, उसी टाइम पे अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया एसिमिलेशन। अब भाई सारा खाना थोड़ा डाइजेस्ट हुआ होगा, कुछ तो रह भी गया होगा जो अनडाइजेस्टेड है। इसी अनडाइजेस्टेड फूड को अमीबा क्या करती है, अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर थ्रो आउट कर देती है, बाहर फेंक देती है, थ्रो आउट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो, ठीक है। इंजेक्शन विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिलीज फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एब्जॉर्प्शन बाय द मेथड ऑफ डिफ्यूजन, एसिमिलेशन, ठीक है, और फिर इंजेक्शन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए इसको इरेज कर दूं। अब हम पढ़ेंगे अपने खुद के बारे में, ठीक है बच्चों, खुद के बारे में हमको पढ़ना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस जो हैं वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन को ही शो करते हैं बच्चों, ठीक है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन हम कैसे करते हैं वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। चलिए
वन बाय वन हमने यहाँ पे अपने सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, मतलब बेसिकली हमें अपने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ओके। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंजेक्शन। यही होता है ना। कैसे खाते हैं हम खाना? इंजेक्शन कैसे करते हैं? माउथ की हेल्प से ना। तो इंजेक्शन में आपको एक ही चीज लिखनी है, विद द हेल्प ऑफ माउथ, एंड माउथ इज गार्डेड बाई, और माउथ में गार्डिंग किसकी होती है? गार्डेड बाई अपर एंड लोअर लिप। ठीक है, माउथ से हम खाना खाते हैं, माउथ इज गार्डेड बाई अपर लिप एंड लोअर लिप। बात खत्म, हो गया इंजेक्शन। अब जैसे ही फूड आपके माउथ के अंदर गया वैसे ही स्टार्ट हो गया आपका डाइजेशन। हमारा डाइजेशन ना टुकड़ों में होता है, सारे के सारे कंपोनेंट एक साथ डाइजेस्ट नहीं होते, थोड़े बहुत माउथ में हो गए। ठीक है, अच्छा माउथ में भी जिसका डाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता, फिर स्टमक में होगा थोड़ा बहुत, फिर फाइनली वो कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, करते हैं। डाइजेशन में सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे बक्कल कैविटी के बारे में। अच्छा, बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें आप 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ोगे। सबसे पहला टीथ, उसके बाद टंग, और उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये आप पढ़ोगे। स्टार्ट करें, चलिए टीथ के बारे में करते हैं। यहाँ पे टीथ के बारे में ना हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। जैसे कि टीथ हमारे कैसे होते हैं बच्चों? टीथ हमारे होते हैं थिकोडोंट। ये मैं कुछ टर्म समझा रही हूँ जो आपके बुक में नहीं है, पर आप समझ लो तो आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, थिकोडोंट होते हैं, यानी कि अगर ये हमारा देखो, जो हमारे जबड़े होते हैं ना, हमारे जॉ, मान लो ये हमारा जॉ है, तो इस जॉ पे हमारे टीथ ऐसे लगे नहीं होते, ऐसे नहीं लगे होते। क्या होता है कि हमारे जबड़ों में यहाँ पे नीचे ऐसे होल बना होता है, और इनमें जो है हमारे टीथ पैक होते हैं, यानी कि आधे टीथ अंदर होते हैं और ये आधा पार्ट ऊपर का विजिबल होता है। इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम कहते हैं थिकोडोंट। तो हमारे टीथ कैसे हो गए बच्चों? थिकोडोंट हो गए। इजी था। दूसरा मैं आपको बताती हूँ, दूसरा है डाइफायोडोंट। डाई, देखो एक इंसान अपने जीवन काल में 2 सेट लेके आता है टीथ के। एक होता है मिल्क टीथ, एक मिल्क टीथ का सेट होता है, ये 20 टीथ होते हैं। एक होता है परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ ये 32 होते हैं नंबर में। ठीक है, तो 2 सेट आ गए ना। छोटे बच्चों में मिल्क टीथ आते हैं, फिर वो टूट के परमानेंट टीथ आ जाते हैं, तो हमारे टीथ कैसे हो गए? डाइफायोडोंट। ठीक है, तीसरा यहां लिख रही हूं, तीसरा है हेटेरोडोंट। देखो डोंट जहां जहां पे लिख रही हूं, डोंट का मतलब है टीथ, डोंट का मतलब होता है टीथ। ठीक है बच्चों, हेटेरोडोंट का मतलब है कि हमारे अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आते हैं, जैसे कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। इंसीजर, फिर साइड में कैनाइन, फिर और साइड में प्रीमोलर, फिर सबसे लास्ट में मोलर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हो गए ना, तो हम कैसे हो गए? हम हो गए हेटेरोडोंट। तो हमारे टीथ की अरेंजमेंट कैसी है? हम थिकोडोंट हैं, हम डाइफायोडोंट हैं, हम हेटेरोडोंट। ओके, दैट्स इट। और टीथ के बारे में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे इसका डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से लिखती हूं मैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना किड की बात करो, किड्स यानी कि बच्चों में क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? 2022 अपॉन 2022। ठीक है, यहाँ पे जो पहले 2 है, यहाँ पे ये हो गया अपर जॉ को लेके। ठीक है, थोड़ा इरेज कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाले
न्यूमरेटर में जो नंबर लिखे हुए ना बच्चों, ये अपर जॉ के लिए होते हैं, ऊपर वाले जबड़ों के लिए, वो भी आधा जबड़ा, आधा जॉ इस साइड वाला बस, ठीक है। और नीचे वाला होता है जो डिनोमिनेटर है वो होता है लोअर जॉ, और वो भी हाफ लोअर जॉ, और ये भी हाफ अपर जॉ, ठीक है। तो 2 इज फॉर इंसीजर्स, 0 इज फॉर कैनाइन्स, कैनाइन्स होते ही नहीं है। एक सेकेंड, 2102 होता है बच्चों, 2102 और 2102, ठीक है। तो यहां पे हो गया 1 कैनाइन्स के लिए, ठीक है। 0 प्रीमोलर, प्रीमोलर्स नहीं होते, ठीक है, प्रीमोलर्स नहीं होते, और मोलर भी एक कमी होता है, ठीक है। अब देखो हाफ की बात कर रही हूं ना, मैंने क्या बताया था, मिल्क की 20 होते हैं नंबर में, हाफ देखो, ऊपर इंसीजर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 हो गए, फिर नीचे 4 यानी कि 8 हो गए, तो इंसीजर तो हो गए 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर तो 0 है, और मोलर आपके 2 1 2 3, मोलर आपके 2 है, तो 2 and 4 and 6 and 8 यानी कि 8 हो गए। क्या ये 20 बन रहा है? 8 + 8 16 + 4 20, तो 20 टीथ होते हैं छोटे बच्चों में, 2102 2102, ठीक है बच्चों। अडल्ट की बात करते हैं, अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा, 2123 अपॉन 2123, ठीक है। अब ये ऊपर वाले जो नंबर है और नीचे वाले ये हाफ हाफ जॉ के लिए है, तो हाफ जॉ में अगर ऊपर वाले हाफ जॉ में अगर 2 इंसीजर हैं तो बाकी हाफ में 2 यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे, तो इंसीजर कितने हो गए 4, कैनाइन्स कितने हो गए, सॉरी 2 4 = 8, 1 4 = 4, प्री मोलर कितने हो गए बच्चों 8, और मोलर कितने हो गए 3 4 = 12, इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12 + 8 20, 28 29 30 31 32, तो टोटल हमारे पास हो गया 32 नंबर ऑफ टीथ। डेंटल फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, एक होता है डेंटल प्लेक या डेंटल प्लाक, डेंटल प्लाक होता है, ठीक है। क्या होता है, डॉक्टर्स यूं ही नहीं कहते कि हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, क्यों, पागल छोड़ना है वो। क्या होता है, हम जब भी कुछ खाते हैं, खास तौर से मीठी चीजें, शुगर स्वीट, वो क्या होता है हमारे दांतों पे जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। ब्रश नहीं करोगे, मीठा जितना खाओगे एक लेयर बन गया टीथ के ऊपर, ब्रश नहीं किया, और आपने मीठी चीजें खाई और वो लेयर थिक हो गया, ब्रश नहीं किया, और आप मीठा खा रहे हो, वो लेयर दिन ब दिन थिक होता जाएगा, थिक होता जाएगा। हमारे माउथ में जो सलाइवा बनती है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो बैक्टीरिया से हमारे टीथ को बचाता है, ठीक है। पर आपने अपने टीथ के चारों तरफ, आपने अपने टीथ के चारों तरफ एक कवरिंग बना ली है, यानी कि एक आपने प्लाक बना लिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो सलाइवा है वो आपके टीथ तक नहीं पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी, तो यहाँ पे एक मौका मिल जाएगा बैक्टीरिया को ग्रो करने का। ये बैक्टीरिया ग्रो करेगी और एसिड को रिलीज करेगी, और ये एसिड धीरे धीरे आपके इनेमल को डिकम्पोज करना शुरू कर देगा। इनेमल हमारे टीथ की कवरिंग होती है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी, इनेमल, जिससे क्या होगा, इससे होगा डेंटल कैविटी, ठीक है। इसलिए आप ब्रश करोगे ना तो प्लाक जो है आपका हटता रहेगा और बैक्टीरिया को ग्रो होने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा नाम बता दो कौन सी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ठीक है। ये है वो बैक्टीरिया जो डेंटल कैविटी करती है, ठीक है। इसको बोलते हैं डेंटल प्लाक, ठीक है। दैट इज व्हाई वी शुड ब्रश। चलिए, अच्छा टीथ के फंक्शन कर लेते हैं एक बार, यहीं से कर लेते हैं। इंसिजर क्या करता है, फूड की कटिंग में हेल्प करता है,
कैनाइन क्या करते हैं? फूड की टीयरिंग में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर और मोलर फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। ये फंक्शन हो गए टीथ के। टीथ के बारे में हमने सारा कर दिया, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टंग के बारे में, ठीक है। टीथ का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, टंग पे आ जाते हैं। सारा कर लिया हमने टीथ के बारे में, इससे ज्यादा हमें नहीं करना। टंग, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। इसके ऊपर होते हैं, इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना, ये वाइट वाइट से डॉट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैपिला या पैपिले आप कह सकते हो। और इन्हीं पैपिला में से सम पैपिले आर टेस्ट बड्स, ठीक है। आपकी टंग के ऊपर जितने भी डॉट डॉट है ना, ये सारे के सारे इनको पैपिले कहते हैं। इन पैपिले में से कुछ टेस्ट बड का काम करते हैं, जो कि हमें टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो टंग का पहला फंक्शन क्या हो गया? टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड। दूसरा, टू मेक सलाइवा विथ द फूड, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करती है। थर्ड, टू स्वेलो, ठीक है, फूड को निगलने में हेल्प करती है, स्वेलो। अच्छा, टंग जो है, देखो टंग को ऊपर उठा के देखना, आपको नीचे एक मसल दिखाई देगी जो कि टंग को जोड़ के रखती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे सकते हो? ईच टेस्ट बर्ड इज अ पेपिला बट ईच पेपिला इज नॉट अ टेस्ट बर्ड, ठीक है। फूड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करेगी, फूड को स्वेलो करेगी और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। सलाइवरी ग्लैंड पे आ जाओ। 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, उनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, सीधे फंक्शन पे आ जाओ। सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है सलाइवा को रिलीज करना, और इसी सलाइवा में होती है एंजाइम। कौन सी? एक तो होगी सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, इसको टायलिन भी कहा जाता है। और एक एंजाइम होती है लाइजोजाइम, लाइजोजाइम। लाइजोजाइम क्या करती है? ये करती है किल, किसको? हार्मफुल बैक्टीरिया को जो आपके फूड में प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगी? आपके खाने में मौजूद स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है माल्टोस में। कितने पीएच पे? 6.8 पे, और वो भी बस 30% स्टार्च, पूरा स्टार्च तो यहाँ पे भी कन्वर्ट नहीं होता माल्टोस में, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये फंक्शन है हमारी बक्कल कैविटी के, ठीक है। अगला काम करते हैं। इसके बाद आप क्या करोगे? फूड को स्वेलो करोगे। स्वेलो करने के बाद आपका फूड कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं, पर ईसोफेगस से भी पहले कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस से भी पहले वो एक फेरिंग्स नाम की लेयर को क्रॉस करता है, ठीक है। आपने फूड को स्वेलो किया, पहले वो फेरिंग्स में जाता है। व्हाट इज फेरिंग्स? इट इज द कॉमन ओपनिंग ऑफ फूड एंड विंड पाइप। कॉमन कवरिंग होती है, ओपनिंग होती है फूड पाइप की और विंड पाइप, ठीक है। पर होता क्या है? विंड पाइप है आपका, यहीं से आपका जो है फूड पाइप निकलता है, ठीक है, यहीं से आपका फूड पाइप निकलेगा। ऐसे हमारे विंड पाइप के ऊपर इस तरीके से कवरिंग होती है बच्चों, इसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। और इस माउथ को हम कहते हैं ग्लॉटिस। द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप is called glottis, and glottis is covered with the epiglottis, guarded by epiglottis. जैसे आप फूड को स्वेलो करोगे, फूड जो है एपिग्लॉटिस के ऊपर गिरेगा और एपिग्लॉटिस को नीचे झुका देगा, तो विंड पाइप तो हो गया बंद और खाना जो है यहां से फिसल के आपके फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे कि ये मेरा विंड पाइप है, ये यहाँ पे एपिग्लॉटिस लगा हुआ है, ठीक है।
खाना गिरेगा एपिग्लॉटिस के ऊपर तो ये नीचे झुक जाएगा, तो विंड पाइप को तो कर दिया बंद, तो खाने के पास क्या ऑप्शन बचा, अब तो फूड पाइप में जाएगा ना वो, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपका फूड गया फूड पाइप में, देखो फूड पाइप से लेके आपकी एनस तक आपके पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कुछ मूवमेंट होते हैं। इन मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? दीज आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर आप इन्हें कह सकते हो पेरिस्टाल्सिस भी आप इन्हें कह सकते हो, ठीक है। यानी खाना जो है आपके फूड पाइप में, जैसे खाना है वो ऐसे इस तरीके से करके धीरे धीरे जो है नीचे मूव करेगा, ठीक है। ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब खाना कहाँ पे एंटर हो गया? आपके स्टमक में। इसको इरेज कर दूं? चलिए, स्टमक तक आ चुके हैं हम, स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टमक के बारे में ओके, जैसे दिस इज द इसोफेगस कमिंग हियर, ठीक है, एंड दिस इज द स्टमक, राइट, ठीक है। और यहां से निकलती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, ठीक है। और यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा सा ऐसे ग्रुप बना लेती है ऐसे, और फिर यहीं से निकलती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है बच्चों। चलिए, स्टमक में आने के बाद क्या होता है, देखो जहां से आपका इसोफेगस खत्म होता है और स्टमक शुरू होता है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, बता देती हूँ, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पाइंटर, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पाइंटर कहते हैं। यहाँ पे ओपनिंग होती है, जब खाना यहाँ से आएगा तो ये ओपन हो जाएगा, फिर फूड यहाँ पे आ जाएगा, बाद में दोबारा से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। स्टमक को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में। कौन से 4 पार्ट है? कार्डियक, फंडस, एक होता है बॉडी, और इसके बाद पाइलोरी, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हमारे 4 पार्ट हो गए स्टमक के, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी। होता क्या है स्टमक के बारे में जानते हैं। जैसे ही स्टमक में फूड आया, स्टमक क्या रिलीज करता है बच्चों? स्टमक रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होती है पेप्सिनोजेन नाम की एंजाइम, एक होता है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन क्या होंगे? एक तो वो आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगी ताकि ये एंजाइम अपना काम कर सके, इसको चाहिए एसिडिक मीडियम काम करने के लिए, ठीक है। दूसरा, इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। पेप्सिनोजेन क्या है? एंजाइम है। एसिडिक मीडियम मिलते ही पेप्सिनोजेन एंजाइम पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन में कन्वर्ट होने के बाद ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, और किस में कन्वर्ट करेगी? पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस में कन्वर्ट कर देगी। म्यूकस का फंक्शन क्या है? देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो एसिड ही, और हमारा स्टमक कितना सॉफ्ट होता है, तो म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक को यहाँ से ऐसे साइड साइड से पूरा कवर कर लेता है ऐसे, ठीक है। और जो आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जो आपकी एंजाइम है पेप्सिनोजेन, वो बीच में ही रह जाते हैं, स्टमक की सॉफ्ट वॉल्स को टच नहीं कर पाते। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द सॉफ्ट वॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पेप्सिनोजेन के अलावा और कौन कौन सी एंजाइम आपके स्टमक में पाई जाती हैं? एक होती है रेनिन नाम की एंजाइम होती है, ठीक है।
जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। बच्चों में खास तौर से होती है, मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। छोटे बच्चों में रेनिन, बहुत छोटे बच्चों में उनके स्टमक में रेनिन एंजाइम पाई जाती है। ठीक है। एक कौन सी होती है? लाइपेज, जो कि थोड़ा बहुत लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देती है। आरपीएल, है ना, रेनिन, देन पेप्सिनोजेन और लाइपेज, ये एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, स्टमक का काम खत्म। स्टमक में जो है हमारा फूड स्टोर होता है 4 to 5 आवर्स के लिए, 4 से 5 घंटों के लिए स्टमक में फूड स्टोर होता है। ठीक है, इस दौरान हमारा स्टमक क्या करता है? फूड की मैकेनिकल चर्निंग कर देता है, मैकेनिकल चर्निंग। ठीक है, यानी कि वो मूवमेंट ऐसे करता है, इस तरीके से मूवमेंट होते हैं ताकि अंदर जो फूड है और जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज हुआ है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ठीक है। अच्छा, स्टमक में और क्या होगा? स्टमक करता है फूड का पार्शियल डाइजेशन, कंप्लीट तो यहाँ पे भी नहीं होता, पार्शियल डाइजेशन करता है बस। ठीक है बच्चों, चलिए इतना हो गया हमारे क्लियर। स्टमक का काम खत्म। स्टमक से फूड निकल के कहाँ पे जाएगा? इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे भी ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फाइंटर, इसको पाइलोरिक स्फाइंटर कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हम टॉपिक लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला होता है डियोडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। डियोडेनम में क्या होगा? आपके फूड के साथ बाइल जूस प्लस पैनक्रियाटिक जूस आके मिक्सअप हो जाते हैं। जेजुनम में क्या होगा? जो एंजाइम्स हैं वो अपना एक्ट करना शुरू करती है। ठीक है, और इलियम में जो है फूड का कंप्लीट, इलियम तक आते आते फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं बना रही हूं, यहाँ पे इस तरीके से एक पत्ती जैसा पैनक्रियाटिक होता है और यहाँ पे लगा होता है लीवर। ठीक है, इस तरीके से लीवर लगा होता है। दिस इज पैनक्रियास एंड दिस इज द लीवर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लीवर की। देखो लीवर जो है, अच्छा लीवर के ऊपर यहाँ पे एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर क्या रोल करेगा डाइजेशन में? लीवर जो है बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस में क्या खासियत है? बाइल जूस में कोई एंजाइम तो नहीं होती, बात आपको ध्यान रखनी है। बाइल जूस डज नॉट हैव एनी एंजाइम बट इट हैज बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट होते हैं। देखो पिगमेंट तो क्या करेंगे? बाइल जूस को येलो कलर दे देती है, पेल येलो कलर। बाकी जो बाइल सॉल्ट है इनका काम होता है इमल्सिफिकेशन करना ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो इसको। इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट को डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है, फैट को पहले आपको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने वाला काम कौन करता है? लीवर में मौजूद बाइल जूस। लीवर का काम होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, पर जब तक बाइल जूस यूज ना हो तब तक वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, बाइल स्टोर होता है। ठीक है, बाइल जूस जो है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है जब तक कि इसके यूज करने का टाइम ना आ जाए तब तक। ठीक है, हो गया बच्चों इतना? ओके, यहां पे मैं आपको बता रही हूं पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास क्या करती है? पैनक्रियास रिलीज करती है पैनक्रियाटिक जूस और इस पैनक्रियाटिक जूस में होती है बहुत सारी एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है, एंड ट्रिप्सिनोजेन
कीमो, ट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इसके बाद पैनक्रियाटिक अमाइलेज, देन पैनक्रियाटिक लाइपेस, ठीक है। और भी बहुत सारी एंजाइम होती हैं, एक ये एंजाइम हो गई, 4 मैंने आप लोगों को ये बता दी, ठीक है। इतनी मतलब पैनक्रियास है ही ऐसा ऑर्गन जो बहुत सारी एंजाइम रिलीज करता है ताकि हम अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन कर सकें। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जितनी भी एंजाइम है सारी की सारी इनएक्टिव होती हैं, सारी इनएक्टिव होती हैं, अपना काम नहीं कर सकती। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपना खुद का एक जूस रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होती है जिसको हम कहते हैं एंटेरोकाइनेस, ये एंजाइम होती है एंटेरोकाइनेस एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगी, ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देती है बच्चों, ट्रिप्सिन में, ठीक है। और एक बार अगर ट्रिप्सिन बन गई तो फिर ये अपने आप बाकी सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देगी। बस एक बार इसको एक्टिवेट कर दो, बस फिर इसका काम है वो सभी को अपने आप एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। और ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट कौन करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस, जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इसमें और भी बहुत सारी एंजाइम होती हैं, पर जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है एंटेरोकाइनेस। ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, फिर ट्रिप्सिन अपने आप बाकी सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने के बाद पैनक्रियास क्या करेगी, अपनी एंजाइम्स की मदद से फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगी। हो गया डाइजेशन फूड का, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं डिओडेनम, ठीक है, जहां पे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से बाइल जूस, और फूड तो यहाँ पे होता ही है ही, ये आके मिक्सअप होते हैं। जब फूड और नीचे आएगा यानी कि जैजुनम पार्ट में, इसको हम कहते हैं जैजुनम, तो यहाँ पे आके जो एंजाइम है वो अपना एक्शन करना शुरू कर देती हैं। और फिर जब खाना और नीचे आता है इस इलियम वाले पार्ट में, तो यहाँ पे आके तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो ही जाता है, ठीक है बच्चों। हो गया डाइजेशन कंप्लीट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। अब हमने डाइजेशन वाला स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप था हमारा एब्जॉर्प्शन। अब हमें एब्जॉर्प्शन करना है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हुआ फूड का ह्यूमंस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, वो भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। यानी कि हम पहुंच चुके थे स्मॉल इंटेस्टाइन तक। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो हो गया कंप्लीट डाइजेशन, दूसरा यहीं पे होता है फूड का एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा वो देखो। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं विलाई, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इंटेस्टाइन की सबसे अंदर वाली वॉल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बच्चों, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। एंड दीज प्रोजेक्शंस आर कवर्ड विद द, अच्छा पहले नाम लिख दूं, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाई, विलाई कहते हैं, ठीक है। और विलाई के विलाइज आर कवर्ड विद द, विलाइज के बाहर बाहर होती है कवरिंग। किससे कवरिंग होती है बच्चों, विलाइज के बाहर बाहर कवरिंग किससे होती है, ऐसे कवरिंग होती है। ये ब्लू कलर की कवरिंग है माइक्रोविलाई की, क्यों, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम
एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाई से कवरिंग होती है, ठीक है। अब आप देखो मैं क्या समझाती हूँ। ये जो विलाइज होती है ना, दीज आर हाईली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज, बहुत ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि विलाइज के कांटेक्ट में होती हैं ऐसे, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, या ब्लड वेजल भी आप लिख सकते हो, ठीक है। दीज आर द ब्लड वेजल्स, वेजल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फूड है जिसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, यहाँ पे फूड है जिसका कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे फूड कैसा है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड जिसका हमें एब्जॉर्प्शन करना है अब, ठीक है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होगी, फूड को अंदर ले लिया जाएगा, फूड अंदर आ गया, ठीक है। फूड अंदर आ गया, इन ब्लड वेजल में एंटर हो गया। ब्लड वेजल में क्या होगा, ब्लड ही तो होता है इनके अंदर, इनके अंदर क्या होगा, ब्लड होगा। ये जो ब्लड है इस डाइजेस्टेड फूड को अपने साथ लेके जाएगा, सेल्स तक लेके जाता है, सेल में जाके स्टोर कर देता है फूड को, ठीक है। हो गया ना एब्जॉर्प्शन, इस तरीके से फूड को एब्जॉर्ब करके और फिर ब्लड जो है उसको हमारे सेल तक पहुंचा देता है, हो गया एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये जो आपकी ब्लड वेसल है वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेगी, वो कार्बोहाइड्रेट को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन फैट के लिए क्या, फैट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे एक अलग से वेसल होती है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल, और इसका नाम है लैक्टियल। लैक्टियल जो है खास तौर से हमारी विलाइज में प्रेजेंट होती है ताकि फैट का एब्जॉर्प्शन हो सके। और एक बार आपने फैट को एब्जॉर्ब कर लिया तो इस फैट को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल में डाल देते हैं, फिर ब्लड उस फैट को अपने साथ लेके चला जाता है, हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, एसिमिलेशन। अच्छा एसिमिलेशन जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, यानी कि रेस्पिरेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि सेल में जो फूड स्टोर है उससे आप एनर्जी कैसे डिराइव करोगे, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। एक लास्ट स्टेप रह गया हमारा इजेशन, वो मैं आपको यही बता देती हूँ। इजेशन, इजेशन कैसे होगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। सपोज ये हमारी इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादा वैसे नहीं बना रही मैं, और यहां से हमारी शुरू होती है लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन की, खाना जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या होगा, जहां पे ये जुड़े रहते हैं इस वाले पार्ट को हम कहते हैं सीकम, इसके बाद कोलोन, और थर्ड पार्ट है रेक्टम, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे सीकम। यहाँ पे एक अपेंडिक्स नाम का ऑर्गन भी होता है, ठीक है। इस सीकम में ना देखो, सीकम का फंक्शन क्या होता है, सीकम में ना कुछ बहुत ही अच्छी बैक्टीरियाज रहती हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहती हैं जो कि हमारे लिए विटामिन डी और के बनाती हैं, और बदले में जो भी कुछ हम खा रहे हैं थोड़ा बहुत अपने लिए यूज कर लेती हैं। फिर ये कोलोन है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये वाला पार्ट है कोलोन, कोलोन, ये भी है कोलोन। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं एनस। होता क्या है, लिख देती हूँ, सीकम में कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहती है जो कि हमारे लिए विटामिन डी और के बनाती है, ठीक है। कोलोन में होता है वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और फूड को बिल्कुल ड्राई बना देते हैं। और रेक्टम में होता है फूड का स्टोरेज, रेक्टम में फूड को स्टोर करते हैं और फिर एनएस के थ्रू हो जाता है इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है, यानी कि पहला लाइफ प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है, न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेस्पिरेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन का टॉपिक। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो जितना कर सकते हो, और सब्सक्राइब तो आपको ज़रूरी करना है अगर आप मेरे साथ बायोलॉजी को इतने ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हैंडरिटन नोट्स चाहिए तो मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, 12th की वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे, 9th क्लास की वीडियोस हैं। ठीक है, तो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो 12th में है, भाई बहन है जो 9th में है, 12th में है, फ्रेंड्स हैं, आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो भी बायोलॉजी को पढ़ सकें। और सिर्फ नीट वाले बच्चे नहीं, जो बच्चे 9, 10, 11, 12th में हैं, जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जो बायोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बायोलॉजी को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।